आदित्य बहुत ही गरीब था। गरीबी इतनी थी कि ना पहनने को गर्म कपड़ा था और ना ही खाने को भोजन नसीब होता था। ठंड इतनी भयंकर थी कि हड्डियां तक जम जाती थी। हवा में बर्फ के कांटे चुभते थे और रातें ऐसी कि बिना आग के जीना मुश्किल हो जाता। आदित्य के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था, लेकिन सर्दियों में काम मिलना बंद हो जाता क्योंकि खेत बर्फ से ढक जाते और मजदूरों की उंगलियां सुन पड़ जाती। वो जिस घर में रहता था वो भी काफी पुराना था। दीवारों से ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी, छत से बर्फ टपकती रहती और दरवाजे खिड़कियां इतनी जर्जर कि हवा का एक झोंका भी घर को हिला देता। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी, नाम था पंडित विश्वनाथ, आदित्य के पास आया। ठंड से उसकी सांसें सफेद धुंध बनकर उड़ रही थी, लेकिन वो आदित्य से कहने लगा, बेटा, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों कूट रही हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, भले ही ये ठंड कितनी भी क्रूर हो जाए। रामदास चाचा, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जो तकदीर में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। इस ठंड में तो जीना भी दूभर है। मेहनत करके क्या हासिल होगा? बेटा, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था, इसीलिए वो कोई काम नहीं करता था। सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पिता की इन्हीं गलतियों की वजह से है। देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, जहां लकड़ी की आग जलती रहती है, ठंड से बचाव होता है। मगर तुम्हारे पास ना जमीन है, ना ढंग का घर। ये टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था, जिसमें ठंड रात दिन राज करती है। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे और ठंड का बहाना बनाते रहोगे, तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे, ताकि ठंड से बचने लायक घर और कपड़े जुटा सको। विश्वनाथ दादा, आखिर मैं क्या काम करूं? नीलगिरी में तो कोई काम ही नहीं मिलता, खासकर इस ठंड में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है। कभी मिल भी जाता है तो 1-2 दिन का ही काम मिल पाता है, और ठंड से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो, भले ही ठंडी हवाओं में पैदल चलना पड़े। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली, दीवारें मजबूत करवा ली ताकि ठंड अंदर ना घुसे, तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर आदित्य में जोश भर गया। ठंड की परवाह न करते हुए वो जल्दी से बुजुर्ग आदमी से बोला, विश्वनाथ दादा, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा, चाहे ठंड कितनी भी पड़ रही हो। विवाह होने की खुशी में आदित्य दूसरे गांव शिवगंज में जाकर मजदूरी करने लगा। वो कई महीनों तक काम करता रहा, ठंडी सुबह में उठकर बर्फीली हवाओं में भी मेहनत करता। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली। दीवारें ऊंची की, छत मजबूत की, ताकि ठंड का कहर अब अंदर ना आए। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वो विवाह कर सके। गर्म कपड़े, आग की व्यवस्था। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है, ठंड को भी हराया जा सकता है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है, ठंड से बचने लायक लकड़ी भी। अब मुझे विश्वनाथ दादा से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर आदित्य उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उससे कहने लगा, विश्वनाथ दादा, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज मणिपुर शहर में काम करने भी जाता हूं, ठंड में भी नहीं रुकता। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। पंडित विश्वनाथ ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बेटा,
मैं तुम्हारे विवाह का कुछ प्रबंध करता हूं। देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते, खासकर इस ठंड में। जब घर की मजबूती और गर्मी की बात आती है, थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी बहुत झूठ बोलूंगा। तुम चुपचाप सुनते रहना। उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे, ठंड में अकेले कांपते। बुजुर्ग आदमी ने आदित्य को अच्छी तरह समझा दिया। कुछ दिनों बाद वो एक आदमी को लेकर आदित्य के घर आया। ठंड से सब कांप रहे थे। फिर पंडित विश्वनाथ बोले, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास 100 बीघा बटाईदारी जमीन है। उसमें बहुत अन्न उपजता है। ठंड में भी फसल सुरक्षित। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ठंड का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को बुजुर्ग लेकर आया था उसका नाम हरि प्रसाद था। उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। ठंड में खेती की मुश्किलें भी नहीं पता। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो 9 और आधा बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर पहाड़पुर गांव लौट गया और खुश होता हुआ अपनी पत्नी मीरा से कहने लगा, मीरा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी माया का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का कराया हूँ। लड़का नीलगिरी के अमीर है, घर में अकेला है और उसके पास अपनी बटाईदारी की 9 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। ठंड में भी गर्मी रहेगी। क्या बेवकूफी की बातें करते हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है और ठंड में उसकी मुश्किलें भी। वो जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ? तब भी लड़का ठीक ही है? कहाँ ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। ठंड में फसल खराब हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं मजदूर है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूँगी जो ठंड में कांपता रहे। लेकिन मीरा, मैं तो जुबान दे आया हूँ, अब कैसे मुकर सकता हूँ? मुझसे ऐसी मूर्खता की बातें मत करो। अगर सच में उसके पास जमीन है तो उसे मालिक होने का कागज मांग। देखना, वो तुरंत दुम दबाकर भाग जाएगा, ठंड से बचने का बहाना बनाकर। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उससे जमीन का मालिक होने के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह हरिप्रसाद जी नीलगिरी गांव में आदित्य के घर पहुंच जाते हैं। ठंड से उसका चेहरा लाल हो रहा था। हरिप्रसाद को अपने घर देख आदित्य जल्दी से पंडित विश्वनाथ को बुला लाता है। पंडित विश्वनाथ ने हरिप्रसाद से कहा, लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो, अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। ठंड के इस मौसम में मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। वादा करके मुकरना मुझे आता ही नहीं, लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 9 बीघा जमीन है।
इतना सुनते ही ठंड के मौसम में भी पंडित विश्वनाथ के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो जल्दी से बोले, भाई, आप शायद ठीक से समझे नहीं अभी। लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वो जमीन खरीद लेगा, ठंड के बाद। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि ये जमीन खरीद लेगा, वो भी मजदूरी से, ठंड के दिनों में। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, ठंड में कांपते, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का मान लूं? शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहते हो और अब बेहयाई से रिश्ते की बात कर रहे हो। सुन ले, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहाँ नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी माया का विवाह मणिपुर शहर में करूंगा, जहां ठंड से बचाव बेहतर हो। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर हरिप्रसाद वहां से चला गया। ठंडी हवा में आदित्य पंडित विश्वनाथ की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोलता है, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ठंड में अकेले क्या करूंगा? अब मैं क्या करूं? विवाह की बात बिगड़ जाने से आदित्य का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता। जहां भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते हैं। नीलगिरी गांव में सबको उसके निकम्मेपन की खबर मिल चुकी थी और ठंड में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे हालात बिगड़े कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। ठंड से शरीर कमजोर पड़ने लगा। बहुत सोच विचार के बाद आदित्य दूसरे दिन घर से मणिपुर शहर के लिए निकल गया, ठंडी सुबह में। मगर उसे पता नहीं था कि शहर कहाँ है, वहाँ काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया, जहाँ ठंड और भी क्रूर थी। पेड़ों पर बर्फ जमी हुई। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। ठंड से दांत किटकिटाते, लेकिन जंगल छायावन इतना घना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। वो एक जगह रुककर सोचने लगा, ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। न जाने और कितना बड़ा है ये जंगल। ठंड कितनी बढ़ जाएगी। आदित्य ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। नाम था दुर्गा देवी। गाय को लेकर जा रही थी। ठंड से उसकी साड़ी पर बर्फ जम रही थी। ये देख आदित्य की जान में जान आई। जरूर ये बुढ़िया इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस बुढ़िया के घर ठहर सकता हूँ। भले ही ये मुझे भोजन न दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है। ठंड से बचने को आदित्य चुपचाप बुढ़िया के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद आदित्य ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। बुढ़िया ने गाय को झोपड़ी में बंद कर दिया और खुद घर के अंदर जाने लगी। आदित्य जल्दी से बुढ़िया के पास गया। दुर्गा देवी को देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। वो आदित्य से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी नौजवान को इस जंगल में आते नहीं देखा, खासकर इस ठंड में। रात भर के लिए अपने यहाँ रुकने दे सकती हो दादी जी? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में रुकने नहीं दे सकती हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। इस जंगल में मैं कहाँ जगह तलाश करूं? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा ठंड में। दादी जी, अगर आप कहो तो मैं गाय की झोपड़ी में रह लूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें गाय की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं पहचानती नहीं। तेरा क्या भरोसा तू मेरी गाय को चुरा कर भाग जाए तो? इसलिए मैं तुझे गाय की झोपड़ी में नहीं रख सकती। दादी जी, ऐसा मत कहो। मैं चोर नहीं हूं। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूं। अगर आप मुझे यहां नहीं रहने दोगी तो मैं कहां जाऊंगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे या ठंड से मर जाऊंगा। जंगली जानवर खा जाएंगे तो इसमें मैं क्या करूं?
जंगल में तो रोज ही खूंखार जानवर, जीव जंतु और आदमी को मारकर खाते रहते हैं। अब मैं सभी को बचाते थोड़ी फिरूंगी। तू यहाँ से चला जा, मरे या जिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर आदित्य समझ गया कि ये बुढ़िया बहुत बेरहम औरत है। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई है। ठंड ने इसे कठोर बना दिया। अगर ये मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता। आखिर रात भर की ही तो बात थी। आदित्य ये सोच ही रहा था कि बुढ़िया उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो ठंड सहते हुए। मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें रात रुकने देना है या नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर आदित्य समझ गया कि बुढ़िया उसे रोकने के लिए इतना नखरा क्यों कर रही थी। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई और बोली, बाहर एक लड़का खड़ा है, हमारे घर में ठहरना चाहता है। तू एक बार उसे देख ले, अगर तुझे पसंद आ जाए तो मैं उसे यहाँ रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, इसमें पसंद नापसंद की कौन सी बात है। उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो। बेचारा बहुत परेशान है, ठंड से कांप रहा। बेवकूफों जैसी बातें मत कर, तू उसे एक बार देख तो सही। माँ, आप भी हद करती हो। मैं उसे देखकर क्या करूंगी? मुझे क्या उसे विवाह करना है? हाँ, तुझे उसे विवाह ही करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है, ठंड में अकेली। ये लड़का बहुत भोला और ईमानदार है। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता, ठंड में भी मेहनती। इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। तू नहीं जानती कि इसे भगवान ने तेरे लिए भेजा है, वरना कितने साल गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। नैना भी विवाह करना चाहती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ के सामने शर्म का बहाना बना रही थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ, वो मुझे पसंद है। मैं उससे विवाह को तैयार हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर बुढ़िया बाहर आई और आदित्य से बोली, बेटा, तू मेरे घर में रह सकता है, अंदर आजा, ठंड से बच। दुर्गा देवी ने आदित्य को घर के अंदर बुला लिया, जहाँ थोड़ी आग जल रही थी। आदित्य ने सोचा, बड़ी मुश्किल से बुढ़िया उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई है, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आदित्य सिर झुकाए घर में बैठा रहा, ठंड से अभी भी कांपता। आदित्य को इस तरह देखकर बुढ़िया बोली, बेटा, तुम तो बड़े शर्मीले हो, नजर उठाकर भी नहीं देखते। दादी जी, मुझे लड़कियों से बहुत शर्म आती है। सामने पड़ते ही घबरा जाता हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूं। और जब तुम्हारा ब्याह होगा तब अपनी पत्नी का सामना कैसे करोगे ठंडी रातों में? यही सोचकर तो डर लगता है दादी जी। अरे, इसमें डरने की क्या बात। लड़की कोई खतरनाक जानवर थोड़ी है जो वो तुझे खा जाएगी। वो तो बहुत ही कोमल और दिल की सच्ची होती है। अब तुम खाना खाकर आराम करो, कल सुबह तुम्हें शहर भी तो जाना है ठंडी राह पर। आदित्य को कभी इतना पैदल चलने की आदत नहीं थी, ठंड में तो और मुश्किल, इसलिए आज वो काफी थक गया था। थकान से वो बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में डूब गया, ठंड भूलकर। अगली सुबह वो खुद से नहीं जाग पाया। बुढ़िया की बेटी नैना ने आकर उसे जगाया तो वो हड़बड़ाकर उठा और बोला, अरे माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। मुझे तो मणिपुर बहुत दूर जाना है ठंड में। इतना कहकर आदित्य जाने लगा, लेकिन नैना ने उसे रोक लिया। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ जानते भी हो? मैंने रात में सपना देखा। सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप मेरे पति हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रही हो? सपना सच थोड़ी होता है। मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। मैं नहीं मानता, तुम पागल हो गई हो। मैं जा रहा हूँ। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा गजब मत करना, मैं रुक जाता हूँ, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ कुछ नहीं कहेंगी। वो तो कब से चाह रही है कि मेरा विवाह हो जाए। आपको देखकर तो वो बहुत खुश होंगी। दुर्गा देवी शाम के वक्त बकरी लेकर घर आईं तो घर में आदित्य को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। वो जो चाहती थी वही हुआ। बेटी ने आदित्य से विवाह के लिए मना लिया। दुर्गा देवी ने आदित्य से बोली, बेटा, क्या हुआ?
तुम शहर नहीं गए? दादी जी, मैं शहर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जाने नहीं दिया। ये ना जाने कैसी कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही है। बुढ़िया की बेटी बुढ़िया को सारी बात बता देती है। फिर बुढ़िया सुरजन से कहती है, बेटा, अब तुम्हें न डरने की जरूरत है और ना ही कहीं जाने की। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, ठंड से सुरक्षित। बेटा, मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। पुर गांव के जमींदार की पत्नी गीता हूँ। जमींदार ने एक नीच औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली। उस औरत के कहने पर ही उसने मुझे और मेरी छोटी बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची। जब मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी नन्ही बेटी को लेकर गांव से भाग आई। तब से हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं, ठंड का सामना करते। इस जंगल में रहते हुए हमें 19 साल हो गए, ठंडी रातें काटते। लेकिन बेटा, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भर ही जाता है। एक दिन उस नीच औरत ने जमींदार की हत्या करके अपने चहीतों के साथ जमींदारनी बन बैठी। वो खुद ही राजा के पास जाकर जमींदार की हत्या का मामला दर्ज कराई, ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। लेकिन राजा के गुप्तचरों ने सब राज खोल दिए। असली हत्यारनी वो नीच औरत ही निकली। तब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जल्द ही उसे फांसी हो जाएगी। हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे ये खबर देने जंगल आया था, ठंड में भी। बेटा, जमींदार लाख बुरे थे, मगर मरने से पहले उन्होंने सारी जमींदारी अपनी बेटी के नाम कर दी है। अब से वो जमींदारनी है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा और हम अपने घर लौट जाएंगे। अपना पति मान चुकी है, इसलिए अब तुम उसके पति हो। बेटा, याद रखना, हम धन के लिए अपना ईमान नहीं बेचते। स्त्रियां होती हैं, कोई पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देती हैं और कोई लालच में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। बिल्कुल बेटा, यही तो दुनिया है। इसमें भली औरत भी रहती है जो अपने पति के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, और कुछ औरतें सिर्फ धन से मोह करती हैं। उनके लिए पति खिलौना होते हैं। जैसे बच्चा रोज नया खिलौना बदलता है, वैसे ही वो रोज पति बदलना चाहती हैं। अगले दिन आदित्य दुर्गा देवी और उसकी बेटी के साथ जमींदार की हवेली में चला गया, ठंडी राह पार करके, और नैना जमींदारनी बन गई। उसके बाद आदित्य अपनी पत्नी और दुर्गा देवी के साथ खुशी से रहने लगा। ठंड का कहर अब खत्म हो चुका।